गुड इवनिंग क्लास। आज हम व्याकरण में भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले भाषा, जो कि हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह एक विचारशील और सामाजिक प्राणी होने के नाते वह अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए कई साधनों का प्रयोग करता है, जैसे बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर। वह अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करता है। इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों या मनोभावों को दूसरों के समक्ष व्यक्त करते हैं। ये हमारा भाषा का परिभाषा। अब हमारा आता है भाषा का रूप। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। सबसे पहले हम मौखिक भाषा पर चर्चा करेंगे। जब हम अपने मन के भावों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तब वह भाषा मौखिक रूप कहलाता है, जैसे वाद विवाद, संवाद, भाषण इत्यादि। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, यह भाषा का मौखिक रूप होता है। दूसरा आप ले लीजिए, जब आप टेलीफोन पे बात करते हैं तो वो भी भाषा का मौखिक रूप होता है। जब हम गाना सुनते हैं वो भी भाषा का मौखिक रूप होता है। इसलिए यह भाषा का अस्थायी रूप कहलाता है। दूसरा हमारा है लिखित भाषा। जब हम अपने मन के भावों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तब वह भाषा लिखित रूप कहलाता है। जैसे किताबों, पत्रिकाओं, पत्रों और अखबारों की भाषा लिखित होती है। जैसे ज्योति व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही है, तो जब वो चैटिंग करेगी तो वो क्या होता है, लिख कर ही चैटिंग करती है। इस प्रकार यह भाषा का अस्थायी रूप कहलाता है। तीसरा हमारा आता है सांकेतिक भाषा। अपने मंतव्य अर्थात राय को व्यक्त करने के लिए संकेतों या इशारों का सहारा लिया जाए, तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे हाथ हिलाकर बाय करने का संकेत, मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत इत्यादि। एक आप उदाहरण ले लीजिए। जब आप अपने चौराहे पर जाते हैं तो वहाँ आपको ट्रैफिक लाइट दिखती है, तो जब लाल बत्ती जलती है तो लोग क्या होते हैं, रुक जाते हैं। जब पीली बत्ती जलती है तो लोग चलने की तैयारी करते हैं, और जब हरी बत्ती जलती है तो लोग वहाँ से चल देते हैं। अब आता है भारतीय भाषाएं और हिंदी। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई हैं। ये हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मलयालम, मैथिली, संस्कृत, सिंधी, मराठी, हिंदी। ये भारतीय संविधान के अनुसार इन भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। आज हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। विश्व के 150 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन और अध्यापन का कार्य होता है। अब आइए हम मातृभाषा क्या कहलाता है। बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है वह उसी परिवार की भाषा को बोलने और समझने लगता है। वह भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। अर्थात अगर बच्चा जैसे अगर पंजाबी परिवार हो, अगर बच्चा उस परिवार में जन्म लेता है तो वहाँ वो पंजाबी भाषा सीखता है। अगर वो बंगाली परिवार में जन्म लेता है तो बच्चा वहाँ बंगाली भाषा सीखता है। जैसे शिशु सबसे अधिक अपनी माँ के संपर्क में रहता है, इसलिए उसकी भाषा का ही सबसे अधिक प्रभाव उस पर
पढ़ता है, इस मातृभाषा को वह जीवन भर कभी नहीं भूलता है। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो सबसे अधिक वो अपनी माँ के पास ही रहता है, और जो उसकी माँ भाषा बोलती है बच्चा वही सीखता है और उसको जीवन भर नहीं भूल पाता है। उसके बाद हमारा आता है राष्ट्रभाषा। जो भाषा किसी राष्ट्र में सबसे अधिक विकसित हो जाती है, अर्थात बोली और समझी जाती है, तथा जिसका पूरे राष्ट्र में प्रचार प्रसार हो जाता है, वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा माना जाता है, क्योंकि यह देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसमें बताया है कि जो भाषा जब किसी राष्ट्र में सबसे अधिक उसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात सबसे अधिक बोला जाता है, तो वह भाषा उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा हो जाती है। जैसे हमारे देश में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, इसलिए भारत में हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा माना जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है राजभाषा। सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। जब हमारी सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा में जो काम किया जाता है उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं, और हमारे देश में सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा में कार्य किया जाता है, इसलिए यह भारत की राजभाषा हिंदी मानी जाती है। अब आता है मानक भाषा। भाषा में एकरूपता लाने के लिए शिक्षाविद तथा विद्वान जिस भाषा को मान्यता देते हैं उसे मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा में संप्रेषणीयता सहज हो जाती है, मतलब अर्थात कि इस भाषा में हमको कुछ भी भेजना हो रहता है या लिखना होता है तो क्या होता है, सबसे आसान हो जाता है। इसलिए जब भाषा में एकरूपता लाने के लिए जब हमारे शिक्षाविद या विद्वान जिस भाषा को मान्यता दे देते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, मानक भाषा कहते हैं।